समय, समाज और सच्चाइयों की अविरल बहती धारा लोक संघर्ष में आप सभी दर्शकों का हार्दिक साथियों नमस्कार। मैं बजरंग लाल पटेल आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक गंभीर विषय लेकर। विषय है हमारे देश के सिंदूरी प्रधानमंत्री गुजरात में ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं। रोड शो करने के बाद वक्तव्य देते हैं सरदार पटेल होते तो ये होता और सरदार पटेल होता तो वो होता। समस्या ये है थोथा चना बाजे घना। जब इनको इतना बहुमत के साथ देश की जनता ने बागडोर सौंपा, टिकड़मबाजी करके तीसरी बार भी ये वहां पर पहुंच गए और उसके बाद भी देश में समस्याओं का अंबार बढ़ते जा रहा है। बेशर्मी की हद अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये आज भी उस महामानव को कोस रहे हैं जिन्होंने इस देश की रचना की, इस देश को वैज्ञानिकता और आधुनिक भारत की नींव रखा। साथियों, इस विषय पर आज हमारे साथी सुखरंजन नंदी आपके सामने बात करेंगे। साथियों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे इस YouTube चैनल लोक संघर्ष में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में जाकर वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो भावना है उसको उभारने का काम किया है। देश में और कहीं पे भी जाके वो वल्लभ भाई के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि गुजरात में वल्लभ भाई की अपनी एक प्रभाव है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात उन्होंने कहा है और उससे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम उन्होंने किया है। उन्होंने कश्मीर में आज के हालात के लिए फिर वही कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि अगर उस समय वल्लभ भाई पटेल जी जो बात कह रहे थे वो बात अगर सुन लेते तो शायद आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। कश्मीर का अपना एक अतीत है, हमारे देश का भी एक अतीत है। शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री उन सारे चीजों को नजरअंदाज करके सिर्फ एक घटना या एक बयान को ही हमारे और आपके सामने रखते हैं और पूरे इतिहास को भ्रमित करने का काम वो करते हैं। और ये हर दक्षिणपंथी राजनीति का ये राजनीति साजिश है। हर दक्षिणपंथी राजनीति की साजिश है कि जब तक वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करेंगे तब तक उनकी जो दक्षिणपंथी राजनीति है उस राजनीति का वो जनता के बीच में फैलाव या विस्तार नहीं कर सकते। इसलिए इतिहास पे हमला करना, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना, इतिहास को लोगों के बीच में सही इतिहास को सही जानकारी को लोगों के बीच में ना देना, यह उनकी एक साजिश है। हमारा देश जब आजाद हुआ था, जब अंग्रेजों ने हमारे देश छोड़ के चले गए या हस्तांतरण कर दिया सत्ता का, तब हमारे देश में 565 रियासतें हुआ करती थी। 565 रियासतें थे और उस समय यह तय हुआ था कि जो रियासत भारत के साथ रहना चाहता है वो भारत में रहे, जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रहे, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते वो पाकिस्तान चला जाए। और इस तरीके से जैसे हैदराबाद के निजाम थे, जूनागढ़ के रियासतें थे, कश्मीर के रियासतें थे, बड़े बड़े ये सब रियासतें थे, बालूचिस्तान थे। इनमें से यही तय हुआ था कि जो भारत में रहना चाहते वो भारत में रहे, तो बहुत सारे रियासतें जो भारत में रहना चाह रहे वो भारत में शामिल हो गए। बालूचिस्तान जैसे रियासत थे वो पाकिस्तान चले गए। और जो कश्मीर था
कश्मीर के जो राजा थे, डोगरा राजपूत हिंदू राजा थे हरि सिंह, उन्होंने तय किए थे कि वो स्वतंत्र रहेंगे, वो भारत में शामिल नहीं होंगे और वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे। और ये जो कश्मीर में जो डोगरा राजा थे, जो राजपूत राजा थे हिंदू, ये अंग्रेजों से कश्मीर को 1846 में 1 करोड़ रुपए देकर खरीदा था, जो गुलाब सिंह थे, जिनके वंशज हरि सिंह थे। तो 1 करोड़ रुपए देकर इन्होंने कश्मीर को खरीदा और वहां पे हिंदुओं की, राजपूत लोगों, डोगराओं की राज कायम किया। तो जब भारत आजाद हुआ तब हरि सिंह, जो गुलाब सिंह के वंशज थे, उन्होंने तय किए थे कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में भी नहीं आएंगे, भारत में भी नहीं आएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। और उस समय पाकिस्तान के जो कबीलाई लोग थे, उन्होंने कश्मीर के ऊपर हमला किया। और जब कश्मीर के ऊपर हमला हुआ तो वहां पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, उस समय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला का, उस शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां के लोगों ने पाकिस्तान के उन कबीलाइयों के खिलाफ संघर्ष किए। और बाद में पाकिस्तानी के सेना जो थे, पाकिस्तान लोग जो सेना को कबीलाई बना के उनको भारत के अंदर भेज दिए संघर्ष करने के लिए। और शेख अब्दुल्ला के जो समर्थक थे, कश्मीर के अंदर कश्मीर के जो लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान के इन कबीलाइयों के खिलाफ संघर्ष किया। और बाद में हरि सिंह ने यह तय किया कि वो भारत में शामिल होंगे। और तब जाके ये 370 धारा की जो प्रावधान है, वो कश्मीर में विशेष दर्जा वहां पे दिया गया। और उसके बाद वहां पे पाकिस्तान के साथ ये जब युद्ध हो रहे थे और भारत में जब कश्मीर शामिल हो गए थे और ये जब युद्ध चल रहे थे, तब इस युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 1948 के 21 अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित हुआ कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध विराम होना चाहिए और कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह किया जाएगा। जनमत संग्रह किया जाएगा कि कश्मीर की जनता पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कि कश्मीर की जनता स्वतंत्र रहना चाहते हैं, या कश्मीर की जनता भारत में रहना चाहता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का फैसला है, 1948 के 21 अप्रैल के प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव के तहत युद्ध विराम लाइन तय हुआ है कि पाकिस्तान के कब्जे में जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा और भारत के कब्जे में जो है वो भारत के कब्जे में रहेगा। जैसे हम लोग कहते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, उसी तरीके से जम्मू को और कश्मीर को पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर। और उन लोग जिसको हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, वो उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तानी लोग। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो 2/3 हिस्सा है, वो 2/3 हिस्सा जो है भारत के कब्जे में है और जो 1/3 हिस्सा है वो 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जाता है। और ये जो जनमत संग्रह करने का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फैसला हुआ था, इसमें यही तय हुआ था कि जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है, उस क्षेत्र से पाकिस्तान अपने सेना या अपने कबीलाई जो आक्रमणकारी जो लोग थे उनको वहां से हटाएंगे। और उसके बाद भारत भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेना तैनात किए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के देखरेख में वो सेना को वहां से हटाया जाएगा। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, देखरेख में कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह किया जाएगा। यह फैसला था 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ। और उसके बाद ही ये जो जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, LOC जिसको हम लोग बोलते हैं, ये LOC उस समय बोला जाता था युद्ध विराम लाइन रेखा। तो 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें बांग्लादेश को अलग किया गया, उस समय इसको बदल के LOC या
लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। तो ये जो बोला जा रहा है कि ये जो युद्ध विराम है, ये युद्ध विराम संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय के तहत किया गया था और उसमें यही था कि जनमत संग्रह कश्मीर के अंदर किया जाएगा। लेकिन हालांकि ना ही तो पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से उन आक्रमणकारियों को हटाया है, और क्योंकि पाकिस्तान ने उनके आक्रमणकारियों को नहीं हटाया है, इसीलिए आपके भारत भी जम्मू कश्मीर के जो सेना तैनात थे उन सेना को उन्होंने भी वापस नहीं लिए, और आखिरी में वो जो जनमत संग्रह करने का जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ का था, वो जनमत संग्रह के कार्यक्रम भी नहीं हुआ। जो भी हो, यह स्थिति है। लेकिन ये जो इतिहास है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हस्तक्षेप है, ये जो इतिहास है, और इस इतिहास को बिना बताए हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक तरफा बयान वो देते हैं, उसमें साफ झलकता है कि वो सिर्फ कांग्रेस को दोषारोप करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हम और आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो पहला चुनाव हुआ था, उस चुनाव में शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री चुना गया था। उस समय कश्मीर में प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री हुए थे, और शेख अब्दुल्ला जब प्रधानमंत्री हुए थे तो वहां पे उन्होंने सबसे पहले हमारे देश के अंदर भूमि सुधार जो कार्यक्रम है, वो भूमि सुधार कार्यक्रम कश्मीर के अंदर सबसे पहले शेख अब्दुल्ला ने लागू किया था। कश्मीर में जब तक वो 1953 तक उन्होंने 5 लाख एकड़ जमीन वहां के खेतिहर मजदूर को, वहां के सीमांत किसान को, वहां के छोटे किसानों में बांटे थे। और ये जो बात था, जमीन कश्मीर के अंदर जो जमीन थे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि वहां पे हिंदू राजा थे, डोगरा राजपूत राजा थे, हरि सिंह के। तो ये जो जमीन था, जमींदार जो थे वो हिंदू लोग थे, और हिंदू ब्राह्मण थे, और हिंदू राजपूत लोग बड़े बड़े जमीनों में कब्जा करके रखे थे। शेख अब्दुल्ला ने फैसला किया था कि 22 एकड़ से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं रख पाएगा। और ये जो हिंदू लोग जो जमीन कब्जा करके कश्मीर के अंदर रखे थे, हिंदू ब्राह्मण लोग, हिंदू राजपूत लोग, तो स्वाभाविक रूप से अगर भूमि का बंटवारा होगा, जमीनों का भूमि सुधार होगा, जमीनों का बंटवारा होगा, तो स्वाभाविक रूप से जिनके पास जमीन नहीं है उनको ही जमीन मिलेगा। जिन लोगों के पास छोटे जमीन, जिनके पास जो किसान छोटे हैं, जो सीमांत किसान है, उनको ही जमीन मिलेगा। तो कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम परिवार थे, जो भूमिहीन थे, जो गरीब किसान थे, उनमें जमीन बांटा गया। तो ये जब लोगों में जमीन का बंटवारा हुआ कश्मीर के अंदर, तो वहां पे जो प्रजा परिषद था, जो बाद में जनसंघ में शामिल हुआ, प्रजा परिषद बाद में जनसंघ में शामिल हुआ, तो वहां पे जो प्रजा परिषद था, उस प्रजा परिषद ने यह प्रचार किया कि शेख अब्दुल्ला हिंदुओं के जमीन छीन रहे हैं और मुसलमानों में जमीन बांट रहे हैं। वहां पे एक सांप्रदायिक वातावरण पैदा करने का कोशिश किया था यह प्रजा परिषद। लेकिन ये हम और आप जानते हैं कि कश्मीर में कभी भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। 1980 के पहले कश्मीर के अंदर कभी भी आतंकवाद नहीं था। 1980 के पहले तक वहां पे कश्मीरियत थे, वहां पे हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे, कश्मीरियत थे। और इसके लिए कश्मीर के लोगों के अंदर बहुत गर्व महसूस करते थे वो कि हम साथ साथ हैं। उनकी जो वो मुगलों को भी आक्रमणकारी मानते थे कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं। तो इसीलिए ये जो प्रजा परिषद है, जो ये फैलाने का काम किया था कि वहां पे शेख अब्दुल्ला हिंदुओं के जमीन छीन रहे, जबकि शेख अब्दुल्ला को हिंदुओं के जमीन नहीं छीन रहे थे। उन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए थे। देश के अंदर सबसे पहले भूमि सुधार कार्यक्रम शेख अब्दुल्ला ने लागू किया था। और क्योंकि कश्मीर के अंदर हमने पहले ही बताया कि कश्मीर के अंदर गुलाब सिंह जो डोगरा थे, राजपूत थे, 1 करोड़ रुपए देकर कश्मीर को अंग्रेजों से खरीदे थे। तो कश्मीर के अंदर जो लोग थे उनको बहुत अपमान हुआ था इससे कि हमको खरीद। लेकिन उसके बाद भी वहां के जो लोग थे वो लोग कभी भी सांप्रदायिक प्रचार में, सांप्रदायिक भावना में
या सांप्रदायिकता के खिलाफ उन्होंने कभी नहीं आए। और ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो शेख अब्दुल्ला का पहले जो संगठन था, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम शेख अब्दुल्ला ने बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा था, ताकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम पे सांप्रदायिकता का बू आने लगा था। और बाद में ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जो थे वो बाद में अलग हो गए और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में जाके शामिल हो गए। तो 1980 के पहले जिस कश्मीर के अंदर कभी भी आतंकवाद नहीं थे, जिस कश्मीर के अंदर कभी भी आपके सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ था, और खासतौर पे 1980 के बाद जो JKLF का गठन हुआ, उन्होंने कश्मीर को अलग करने का जो नारा लगाया था, उसके बाद से और पूरे दुनिया के अंदर, जैसे हमने एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से पूरे इस्लामिक देशों में अमेरिका रसिया को खत्म करने के लिए आतंकवाद को पनपाया है, आतंकवाद को बढ़ाया है। हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक आपको जरूर दे देंगे। तो अमेरिका ने जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से आपके तालिबान लोगों को बढ़ावा दिया, जो सऊदी अरब ने पूरे दुनिया के अंदर इस्लामिक देशों में आतंकवाद को बढ़ाया है, पाकिस्तान ने बढ़ाया है, तो ये जो JKLF था, यहाँ से लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग देने का काम करते थे। और हमारे देश के अंदर उस समय की जो सरकार थी, उस समय धारा 370 में जितने भी, और इसमें एक बात ये हुआ था कि जब शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार कार्यक्रम लागू कर रहे थे, तो 1953 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और धीरे धीरे जो केंद्र सरकार था हमारे देश के अंदर, वो केंद्र सरकार 370 धारा के जितने भी प्रावधान थे, धीरे धीरे 370 धारा के प्रावधानों को खत्म करने का काम कर रही थी। तो जिसके कारण वहां के जो लोग थे, उनके अंदर बेरोजगारी बढ़ रही थी, उनके अंदर गरीबी बढ़ रही थी, और वो ये चाह रहे थे कि उनकी जीवन को सुरक्षित एक जिंदगी मिले। और वो 370 धारा, ये प्रावधान के तहत उनको ये हासिल हो रहा था। लेकिन 370 धारा को जिस तरीके से धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था, उसके चलते कश्मीर के लोगों के अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई थी। और उस असुरक्षा की भावना पैदा होने के कारण ही धीरे धीरे जो पूरे इस्लाम के देश के अंदर जो आतंकवादी पनप रहे थे, जिस आतंकवादी ताकतों को पूरी तरीके से मदद अमेरिका कर रहे थे, सऊदी अरब कर रहे थे, तो वही लोग फिर पाकिस्तान के मदद से हमारे देश के अंदर आतंकवादियों को घुसपैठ करवा रहे थे। तो इसीलिए ये जो बात आज बोला जा रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ऐसा होता, और वो भी खासतौर पे गुजरात में जाके ये बोला जा रहा है। हर नाकाम व्यक्ति का काम यही होता है कि वो दूसरे पे अपनी नाकामी को, ठिंगरा को फोड़े। जो लोग 22 तारीख को पहलगांव में आके आतंकी हमला किए, हमारे नागरिकों को हत्या किए, उनको अभी तक कोई अता पता नहीं है। पहलगांव की बात छोड़ देते हैं, 2019 में जो पुलवामा में हमारे सैनिकों को हत्या किए, उन आतंकवादियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ हैं। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ऐसे बयान वो देते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं, ये इनका काम है। और गुजरात में जाके सरदार पटेल के बारे में जो भावना वो भड़काने के काम कर रहे हैं, इसके पीछे भी उनकी पूरी सोची समझी एक राजनीति है, एक साजिश है। तो कश्मीर की जो इतिहास है, RSS यही चाहती थी कि कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट देना, जम्मू कश्मीर को हिंदुओं के नाम पे अलग राज्य बनाना, लद्दाख को अलग बनाना और कश्मीर को अलग बनाना, जो अमेरिका चाहती थी। क्योंकि अमेरिका चाहती है कि कश्मीर के पड़ोस में उधर चीन है, इधर पाकिस्तान है, अमेरिका इस जगह कश्मीर में अपना कब्जा बनाना चाहती थी। तो RSS उसी रास्ते पे चल रही थी, जो मांग अमेरिका उस समय करते थे, जो बात अमेरिका उस समय बोलते थे। लेकिन हमारे देश की उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार ने अमेरिका को कभी भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में घुसपैठ करने का या दखलंदाजी करने का कोई भी अवसर नहीं दिया।
तीसरे अंपायर की हमारे देश में और पाकिस्तान के बीच में तीसरे अंपायर की कभी भी जरूरत नहीं हुई है। लेकिन अभी जो युद्ध विराम हुआ है, जिस तरीके से ट्रंप बार बार ये बात बोल रहा है कि हमने धमकी देकर पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध विराम को करवाया है, युद्ध विराम के लिए हमने दबाव डाला है, तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी देश की ये जो सरकार है वो हमारे देश की जनता के हिसाब से नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में आज ये युद्ध विराम हुआ है। और ये जो युद्ध विराम के बाद उन्होंने जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, सेनाओं की सफलता को अपने सफलता के रूप में लोगों की प्रचारित कर रहे हैं और लोगों को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोगों के बीच में असली चीज को छुपा रहे हैं। सेना के वर्दी पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं, सेना के परिवार वाले बुलाकर अपने ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इस तरीके का छोटे हरकतें, नीच हरकतें किस तरीके से एक प्रधानमंत्री कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। एक प्रधानमंत्री जो काम सेना ने किया, जो सफलता सेना ने हासिल की है, उस सफलता को अपने और जिस तरीके से वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जगह जगह पे अलग अलग बातें बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं, ये भी हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे देश के आने वाले पीढ़ी के लिए काफी चिंता का विषय बन सकता है। बार बार उन्होंने अपनी असफलता के लिए नेहरू जी को कोसते रहते हैं, बार बार वो अपनी असफलता के लिए कांग्रेस पार्टी को कोसते रहते हैं। विगत 10-11 साल से वो सत्ता में है और सिर्फ सत्ता में नहीं, पूर्ण बहुमत में। अगर इस बार के चुनाव को छोड़ दे 2024 के, तो 2014 से 2024 तक वो पूर्ण बहुमत में सत्ता में काबिज रहे हैं। लेकिन अपनी असफलताओं को वो दूसरे पे के माथे पे डालने का वो कोशिश करते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? अभी उन्होंने जो काम का ऐलान किए, जो बात अभी सामने आ रहा है कि अब वो सरकार सिंदूर बांटने का काम करेंगे, घर घर जाके वो सिंदूर बांटेंगे। क्या सरकार का यही काम रह गया है? क्या सरकार का काम रोजगार देना नहीं है? क्या सरकार का काम लोगों को शिक्षा देना नहीं है? क्या सरकार का काम महंगाई कम करना नहीं है? सरकार का जो काम है वो काम को छोड़ के वो बाकी सब काम करने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार की जो बुनियादी काम है, जिसके लिए लोग सरकार चुनते हैं, जिसके लिए हम और आप वोट देकर सरकार का निर्वाचित करते हैं, सरकार, यह सरकार, मोदी सरकार उन सभी कामों को छोड़कर बाकी वो तमाम काम करने के लिए तैयार है। यही मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आया था, उसके पहले यही मोदी ने घोषणा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे। 10 साल 12 साल हो रहा है, कहां पे हर साल 2 करोड़ अगर रोजगार दिया होता तो आज 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता हमारे देश के अंदर। लेकिन मोदी के राज में नए रोजगार तो दूर, बल्कि जो लोग रोजगार में लगे थे उन लोगों के भी रोजगार छीना गया। जितने सार्वजनिक उद्योग थे उन सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण किया गया और ये सार्वजनिक उद्योग सब नेहरू जी ने हमारे देश के अंदर बनाए थे। जिस बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था, अब उस बैंकों को खत्म करने में लगे हुए हैं। निजी बैंक हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, बैंक घाटे में जा रहे हैं, बैंकों का विलयीकरण किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर खुद सरकार कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार बांट रही है। तो देश, इसका मतलब है गरीबी में जा रहा है, लोग, देश के लोग गरीब हो रहे हैं। तो अपनी ये सब विफलता है, इन विफलताओं के लिए बार बार वो नेहरू को गाली देंगे, वो कांग्रेस को गाली देंगे। इससे
लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है, लोगों की गरीबी दूर होने वाली नहीं है, लोगों की बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है, महंगाई भी कम होने वाली नहीं है। मोदी जी नेहरू को गाली देके खुद खुश हो सकते हैं, लेकिन लोगों को क्या भला होगा नेहरू को गाली देके? कांग्रेस को कोस के, कांग्रेस पार्टी को गाली देके हम चाहते हैं नौजवानों को रोजगार मिले, हम चाहते हैं बेरोजगारी कम हो, हम चाहते हैं महंगाई कम हो, हम चाहते हैं लोगों की जीवन स्तर ऊपर उठे, लेकिन हमारी ये सरकार ये कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। और ये जो पहलगांव के अंदर जो घटना घटी है, इस पहलगांव के आतंकी, पुलवामा के आतंकी को भी पकड़ने में ये सरकार अभी तक नाकामयाबी साबित हुई है। खुद करोड़ों रुपए के हवाई जहाज में घूमेंगे, महंगा कपड़े पहनेंगे, 10 लाख के सूट पहनेंगे, विदेशी चश्मा पहनेंगे, विदेशी कलम रखेंगे और हमें और आपको बोलेंगे विदेशी चीजों का बॉयकॉट करो। यह कैसे दोहरी नीति हो सकता है? जब खुद विदेशी कपड़े पहनेंगे, विदेश के सामान को उपयोग करेंगे और आम जनता और आम नागरिक को बोलेंगे विदेशी कपड़ा, विदेशी सामानों को आप बॉयकॉट कीजिए। तो इस तरीके से दोहरी नीति लोगों को दूसरे रास्ते में भड़काने, दूसरे रास्ते में ले जाने का एक प्रयास, ताकि लोग अपनी असली जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान दूसरे ओर ले जा सके। और यही इनकी राजनीति है, यही दक्षिणपंथी राजनीति की विशेषता है कि ये लोगों की, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे पे ये कभी भी बात नहीं करेंगे। ये लोगों के ध्यान को दूसरे दिशा में ले जाने का काम करते हैं, ताकि लोग अपने बारे में, अपने मुद्दे के बारे में सोच भी ना सके, उस बारे में इस सरकार से कोई सवाल भी ना कर सके, और जो सवाल करेंगे उसके लिए उनके पास उनके लठे दस्ते तैयार हैं। ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच में दरारें पैदा करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं पहलगांव के घटना के बाद जिस तरीके से मीडिया और आईटी सेल मुस्लिम समाज के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगल रहा है, उससे साफ जाहिर है कि हमारे और आपके जहन में वो उन सब सवालों को आने ही नहीं देना चाहते, जिन सवालों को करना आज हर नागरिक के लिए आवश्यक है। वो इन सवालों से दूर भागने के लिए ये सब गैर जरूरती मुद्दों को सामने लाकर हमारे और आपके सामने पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।